हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में शुंग डायनेस्टी। इससे पहले जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके बारे में 3 वीडियो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के ऊपर। फिर एक वीडियो और बनाया था मैंने कि मेगास्थनीज ने जो एक ग्रीक था अपनी एक बुक लिखी थी इंडिका, उसमें भारत के बारे में क्या लिखा है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो डायनेस्टी जिसने शासन किया इंडिया में वो था शुंग डायनेस्टी। इसको हम पोस्ट मौर्यन पीरियड भी बोलते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य जब इसका अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। शुंग जो डायनेस्टी आई उसने उतने जगह पे नियंत्रण उसका नहीं रहा, कुछ ऐसे अलग अलग स्थान पे विरोधी थे जिन्होंने अपने सर उठाए और धीरे धीरे वो अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया या कहीं कहीं जो है उन्होंने आक्रमण के द्वारा अपना अधिकार कर लिया। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में अलग अलग जगह पे कई वंश हुए हैं, लेकिन जो मुख्यतः कहा जाता है मौर्य के बाद जो वंश आया, जो डायनेस्टी आई, वो शुंग डायनेस्टी है, जिसका पीरियड है 185 बीसी टू 73 बीसी। और ये जो समय था ये बड़ा परिवर्तनकारी था, क्योंकि इससे पहले जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, जैन धर्म का तो इतना खैर प्रचार नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत फैला, बहुत से देशों में फैला। तो वो एक क्रांति थी। वैदिक धर्म में कुछ ऐसी कर्मकांड बढ़ गए थे, बलि प्रथा बढ़ गई थी, पशुओं की बलि बहुत ज्यादा दी जाने लगी थी, वर्ण व्यवस्था तो थी ही, उससे परेशान होकर के इन धर्मों का प्रचार बढ़ा था। लेकिन अब जो लोग थे जो उस धर्म के अनुयायी थे या उस धर्म को पसंद करते थे, उस कल्चर को पसंद करते थे, वो इंतजार में थे कि कभी ऐसा समय आए कि हम दोबारा अपने उसी कल्चर को फिर से फैलाएं। तो जो शुंग डायनेस्टी थी ये किसने शुरू की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये मैंने पहले बता दिया था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, ये उसका कमांडर इन चीफ था, सेनापति था ये कहिए, और इसने बृहद्रथ की हत्या की। हत्या के बाद दोबारा से एक नई डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी शुरू की। तो ये नेटिव सक्सेसर थे मौर्य वंश के, जहां मौर्य वंश का मेन प्रभाव था वहां जो है अगला वंश कौन सा आया? शुंग डायनेस्टी आया। ब्राह्मण कमांडर इन चीफ। हालांकि इस पे भी मतभेद है, अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा कहीं वर्णन मिला नहीं कि ये वंश इनका जो वर्ण था वो ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण माना गया। पहले इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो शुरू से चलती आई थी। बाद में कैपिटल बनी इनकी विदिशा, मध्य प्रदेश में। अब सोर्सेज कौन कौन से है जहां से हमें शुंग वंश का पता चलता है? मुख्यतः 4 सोर्सेज है, इसके बाद भी है वैसे। एक तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा इसी समय में, शुंग वंश के समय में ही। कालिदास ने एक प्ले लिखा मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की पहली रचना भी कही जाती है। बाणभट्ट ने हरिश्चरित लिखा, हर्षवर्धन के बारे में, ये बाद की बात है, मेरे ख्याल 7वीं शताब्दी की बात है ये। और एक बौद्ध साहित्य हुआ दिव्यावदान, इसमें भी इस वंश का वर्णन है। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की है इस समय की। दिव्यावदान में जो बौद्ध साहित्य है उसमें कहा गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य था, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि मौर्य नहीं था बल्कि एक ब्राह्मण था। एक तो ये बात है। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा ये एक संस्कृत की व्याकरण की बुक है, ये समझिए। मैंने पहले बताया था एक वीडियो में कि पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत को व्यवस्थित रूप से किया, उसके लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। तो पतंजलि किसने लिखी थी? पाणिनि ने, अष्टाध्यायी। तो पतंजलि ने ये जो महाभाष्य है वो अष्टाध्यायी पर ही अपने टीका लिखी है। टीका बोलते हैं हम उस पुस्तक का विश्लेषण करना, अपने शब्दों में विश्लेषण करना। तो ये वास्तव में जो महाभाष्य है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी उसी का ही टीका है, उसी के ऊपर पुस्तक है ये। पतंजलि का मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी डिटेल में बताया हुआ है। कालिदास ने नाटक लिखा मालविका अग्निमित्रम, इसमें जो अग्निमित्र है
वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। तो इस नाटक का हीरो है अग्निमित्र और हीरोइन है, इसकी नायिका है मालविका, जो इसकी पत्नी भी थी, इनका विवाह हुआ था। मालविका ये विदर्भ की राजकुमारी थी। तो इसमें भी इस समय का जो है वर्णन आता है। बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित, इसमें भी इस समय की बात की गई है। और बोध का मैंने बता दिया दिव्यावदान, इसमें कुछ बातें ऐसी है जो विश्वसनीय नहीं लगती। इन्होंने इनको मौर्य कहा, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसको मौर्य जो है मौर्य नहीं मानते, ब्राह्मण मानते हैं। और दिव्यावदान में कुछ और भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया और यहां तक घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति किसी बौद्ध जो सन्यासी थे उसका सर काट के लाएगा तो उसको भी जो है 100 दिनार या उस समय की जो भी करेंसी रही होगी वो दी जाएगी। इतना कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार क्या मानते हैं कि इससे पहले जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश में बौद्ध धर्म को ये समझो कि पूरा आश्रय था, सरकारी धर्म था, ये कहिए आप आम भाषा में। सरकार का उस समय जो अशोक का शासन था, अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत सहायता की, बहुत संरक्षण दिया। और इस समय में वो संरक्षण खत्म हो गया। तो हो सकता है इस कारण से भी जो बौद्ध लोग थे वो नाराज थे और उन्होंने विरोध में जो है ये बात बढ़ा चढ़ाकर की गई हो। खैर जो भी है, इतिहास में दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बहुत से बौद्धों को मारा, बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया। पुष्यमित्र कौन था? ऑर्थोडॉक्स हिंदू था, एक कट्टर हिंदू था जो ब्राह्मणवाद का समझ लो पोषक था। अब जो बातें कही गई दिव्यावदान में कि बौद्धों को नुकसान किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बौद्धों के पक्ष में भी है। ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप भरहूत, एमपी में एक जगह भरहूत, वहां पे एक स्तूप है बौद्ध का। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शुंगाजी, अब शुंग वंश के शासन के दौरान ही बनाया गया। अगर वो इतना ही विरोधी था तो फिर ये बौद्ध स्तूप क्यों बनाता? ये बात दोनों विरोधाभासी है। एक और पॉइंट है, फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड्स द सांची स्तूप बिल्ट बाय अशोक। अशोक ने एक स्तूप बनाया था सांची का स्तूप, उसकी जो रेलिंग बनी है वो भी शुंग वंश के दौरान बनी है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, सांची का जो स्तूप है उसकी रेलिंग और जो भरहूत का स्तूप है ये बने हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि बौद्धों के पक्ष में भी था, बौद्धों का उन्होंने संरक्षण भी किया। पुष्यमित्र वाज सक्सीडेड बाय सन, इसके बाद इसका बेटा राजा बना अग्निमित्र, जो मैंने अभी बता दिया। कालिदास ने जो नाटक लिखा था मालविका अग्निमित्रम, इसका हीरो है। आफ्टर अग्निमित्र सीरीज ऑफ वीक रूलर्स, बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस वंश ने शासन नहीं किया, 2-3 ये मुख्य राजा हुए, ज्यादा शासन किया पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 ईयर्स के लिए। उसके बाद जो है वसुमित्र था, ये अग्निमित्र का बेटा था। फिर वज्रमित्र आया, भगभद्र आया, देवभूति। देवभूति अंतिम शासक था। लास्ट शुंग किंग वाज देवभूति। ही वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। यही प्रथा थी, इसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार के नया वंश चलाया था। अब ये देवभूति था, इसको मारा किसने? वसुदेव कन्व ने। कब? 73 बीसी के आसपास, एंड एस्टेब्लिश्ड कनव डायनेस्टी। एक और डायनेस्टी, एक और वंश आ गया था, कनव वंश। ये बहुत कम समय के लिए रहा। पतंजलि वाज द प्रीस्ट ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय। अब पुष्यमित्र शुंग, मैंने पहले ही कहा है कि पहले ब्राह्मण जो धर्म था, ब्राह्मण इसको वैदिक धर्म कहिए या ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद कहिए, जब ये खत्म हो गया था और बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादा बढ़ गया था, तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने दोबारा से जो ब्राह्मणवाद है या वैदिक धर्म है उसका ज्यादा प्रचार किया और अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। अश्वमेध यज्ञ कौन करते थे? पहले वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ होते थे। बलि प्रथा का विरोध हुआ था बौद्ध धर्म के समय में, बौद्ध धर्म इसका विरोध था बिल्कुल। ये दोबारा बलि प्रथा भी शुरू हो गई। अश्वमेध यज्ञ एक शक्ति का तो परिचायक था ही, यज्ञ करने के बाद जो घोड़ा उसमें प्रयोग होता था उसका बाद में बलि दी जाती थी।
ये पॉइंट पहले आ गया भरहुत स्तूप का। और ये ही सक्सेसफुली काउंटर्ड अटैक्स फ्रॉम 2 ग्रीक किंग्स। मैंने बताया था उस समय ग्रीक्स के जो राजा थे उन्होंने भी कुछ कुछ एरिया पे, जो अफगानिस्तान का एरिया है वर्तमान में, अफगानिस्तान का, तजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, उसको बैक्ट्रिया बोलते थे, बैक्ट्रिया, उस स्थान पे ग्रीक का कंट्रोल हो गया था। तो 2 शासक थे, डेमेट्रियस और मिनेंडर। ये भारत में आए लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इनको खदेड़ दिया, इनको वापस भेज दिया। ये भारत पे कंट्रोल नहीं कर सके। मिनेंडर का कंट्रोल था कहाँ, जो अफगानिस्तान का एरिया था वहां था। और बाद में ये एक बौद्ध साहित्य है मिलिंद पन्हा, यानी मिलिंद के प्रश्न, इसमें एक बौद्ध था नागसेन। नागसेन और मिनेंडर, इनका आपस में चर्चा होती है धर्म के ऊपर। और ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा संरक्षक था मिनेंडर। तो ये 2 ग्रीक आए, अटैक जो है इनका हुआ। ही आल्सो फॉट ए वॉर विद द क्लिंग किंग। क्लिंग का राजा था उस समय खारवेल, ये भी शक्तिशाली राजा था। इसकी भी एक इंस्क्रिप्शन मिली है, एक शिलालेख मिला है, हाथी गुम्फ बोलते हैं उसको, उड़ीसा के आसपास मिला है ये। उसमें इसने लिखा है कि मेरा युद्ध हुआ था किसके साथ, शुंग डायनेस्टी के राजा के साथ। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के साथ हुआ, क्योंकि उसमें इंस्क्रिप्शन में कहीं समय का वर्णन नहीं है। कुछ मानते हैं कि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा हुए उनके साथ जो है खारवेल का युद्ध हुआ था। B.R. अम्बेडकर, देखो इन्होंने इस समय की बड़ी चर्चा की है। B.R. अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म था जब फैला, उस समय को अपने शब्दों में कहा एक क्रांति आई। और जब ये शुंग वंश आया, पुष्यमित्र शुंग, इसको प्रतिक्रांति कहा। अब क्यों कहा, बुद्ध धर्म ने कहा कि भी जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ उस समय वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। बौद्ध धर्म में समानता की बात कही गई है, उसमें कोई ऊंच नीच जातीय व्यवस्था नहीं है। तो बौद्ध धर्म में समानता की बात थी, बलि प्रथा बंद हो गई थी। और जब दोबारा ये वंश आया, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किए, बलि प्रथा भी शुरू हो गई, साथ ही साथ जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी दोबारा आ गई। तो B.R. अम्बेडकर ने जो बौद्ध का समय था उसको क्रांति और इस समय को प्रतिक्रांति कहा। ड्यूरिंग देयर रूल देयर वाज अ रिवाइवल, और ये मैंने पहले बता दिया, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गया था दोबारा। भागवत रिलीजन कहिए, वैदिक धर्म कहिए, हिंदू धर्म कहिए, ब्राह्मण धर्म कहिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया था। ही फॉलोड ब्राह्मणिज्म। सम अकाउंट्स पोर्ट्रे हिम एज परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट। ये बात मैंने पहले बता दी कि बौद्ध का जो साहित्य है दिव्य अवदान, उसमें कहा गया है कि इसने बहुत से स्तूप नष्ट किए, बहुत से बुद्धों को मारा। कास्ट सिस्टम वाज ऑल्सो रिवाइव्ड। दोबारा शुंग वंश के बाद जातीय प्रथा फिर आ गई, वर्ण व्यवस्था फिर आ गई। मनुस्मृति वाज रिटन बिटवीन। अब मनुस्मृति का समय आता है जो माना जाता है इतिहासकारों द्वारा, वो है 200 BC और 200 AD के बीच में, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। और जो शुंग वंश का शासन है वो कब से शुरू हुआ, 185 BC से। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद शुंग वंश के दौरान ही मनुस्मृति लिखी गई, यानी दोबारा से इस वर्ण व्यवस्था को दोबारा इस चर्चा में आई और इसका प्रभाव बढ़ने लगा। Another important development during the Shung reign was the integration of foreigners into Indian society. कुछ विदेशियों का भारतीय समाज के साथ इंटीग्रेशन, मेल मिलाप हो गया, सम्मिश्रण हो गया कहिए। ये मैंने पहले बता दिया। जो मिनेंडर था ग्रीक था, तो एक मिलिंद पन्हा एक बौद्ध साहित्य है, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी, और एक बौद्ध था नागसेन, उसकी चर्चा हुई और बौद्ध धर्म का भी वो संरक्षक था। तो कुछ जो विदेशी लोग थे उनकी भी इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो गई। लैंग्वेज ऑफ संस्कृत गेन्ड मोर प्रोमिनेंस। संस्कृत भाषा का प्रचार बढ़ा, ये तो साफ पता है। पतंजलि ने लिखा इसी समय में, क्या लिखा पतंजलि ने, जो पाणिनि का था अष्टाध्यायी, उस पर क्या लिखा था, महाभाष्य। ये इसी दौरान लिखा गया। पतंजलि प्रीस्ट था, जो इसने अश्वमेध यज्ञ किए उन दोनों को पतंजलि ने ही करवाया था। तो ये ऐसा शासन था जिसमें दोबारा से हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, इसका प्रभाव बढ़ा।
इवन सम बुद्धिस्ट वर्क ऑफ दिस टाइम वर कंपोज्ड इन संस्कृत। बौद्ध का भी जो साहित्य इस समय में बना वो संस्कृत भाषा में बना। तो इस वंश को हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ही परिवर्तनकारी समय था। उससे पहले कुछ और ही राजनीतिक दशा थी, सामाजिक दशा थी, और इस वंश के बाद जो है पूरे भारत की सामाजिक दशा बदल गई। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।